आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। असम में 30 और माफ कीजिए पश्चिम बंगाल में 30 और असम में 39 सीटों पर मतदान चल रहा है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इस वक्त चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। वोटिंग परसेंटेज अब तक क्या रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। बंगाल में अब तक 16% मतदान हुआ है और पल पल का अपडेट और कहीं कहीं छिटपुट हिंसा की खबर भी मिल रही है। लेकिन बंगाल में अब तक जो घर से लोग निकले हैं 16% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। असम में 9:30 बजे तक 11% लोगों ने घर से निकलकर मतदान किया है। हम लगातार लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपके इलाके में आज मतदान हो रहा है तो अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगले 5 साल फिर आपको मलाल करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या कुछ असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी मुद्दे हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मत का उपयोग करने के लिए घर से निकलिए। वहीं वोटिंग की है शुभेंदु अधिकारी ने और वोटिंग करने के बाद उन्होंने दावा किया कि बंगाल में विकास की जीत होगी। मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया। और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। उन्होंने हुगली में जाकर नंदीग्राम का जिक्र किया, हेलीपैड में नंदीग्राम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा क्या, वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये सब गलत तरीका है, सब कोशिश नाकाम हो जाएगी। ये भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है वेस्ट बंगाल, ये इंडिया का हिस्सा है। उसके दिमाग में इसे रखना चाहिए। इतना क्या है, प्रधानमंत्री भी रहेगी, जनता का घर से निकल कर आइए, खाना थोड़ा लेट में खाइए, पहले वोटिंग कीजिए। नंदीग्राम का वोटिंग का लिए पूरा के पूरा जितना, पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड में जितना भी बंगाली है और इंडियन का जितना भी पॉलिटिशियन है, नंदीग्राम में तुष्टिकरण जीतेगी या विकास जीतेगी, इसके लिए सब लोग इंतजार में। तो शुभेंदु अधिकारी को अभी आप सुन रहे थे और शुभेंदु अधिकारी उस सीट के कैंडिडेट हैं जो बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। हम बात नंदीग्राम की कर रहे हैं। वोट डालने पहुंचे और वोट डालने के बाद उन्होंने मैसेज दिया कि विकास की जीत हो रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं इस वक्त चर्चा के लिए। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं अपने तीनों मेहमानों को। मेरे साथ यासिर जिलानी है, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज राय, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस इस वक्त साथ में हैं। और जोयता बासु, सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर द संडे गार्डियन, इस वक्त वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले यासिर भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या हो रहा है नंदीग्राम में आज, खेला या परिवर्तन? देखिए, नंदीग्राम की जनता ने सुबह से आप जैसे जर्नलिस्ट हिंदुस्तान दिखा रहे हैं कि नंदीग्राम इस बार बदलाव तरफ, नंदीग्राम पर की जो जनमानस का मूड है वो चाहती है कि वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है उसमें वहां के इस बार, पिछली बार भी हमारे जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं वही थे, इस बार वो दूसरे बैनर से लड़ रहे हैं, तो वो भारी बहुमतों से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई विकल्प नहीं है भाजपा के सामने। जो भाजपा ने विकास का मॉडल पूरे तमाम दूसरे राज्य में दिखाया है, उनको मालूम है कि सोनार बंगला का सपना नंदीग्राम से, और नंदीग्राम में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और दिख रहा है दूसरे खेमे में जो दूसरे लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं या कांग्रेस, वो निराश हैं, हताश हैं, बौखलाहट है। जोश के साथ अगर कोई कार्यकर्ता वहां दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। और खुद शुभेंदु अधिकारी इस वक्त बता रहे थे, अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कि किस तरीके से निराश हैं लोगों में। जो पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है, जो तमाम महकमे इस टाइम भ्रष्टाचार से घिरे पड़े हैं बंगाल में, तो लोगों के अंदर। ठीक है यासिर भाई, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। रचना, असम चल रहे हैं जरा। असम के कोकराझार में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, सीधा तस्वीरें हम देख लेते हैं। कोकराझार में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये मंच से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है असम में कोकराझार में। और अब से कुछ देर में
नरेंद्र मोदी एक सभा को, एक रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले मंच पर प्रधानमंत्री का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि असम में भी 3 चरणों में चुनाव है। पहला चरण पूरा हो चुका है जिसमें 47 सीटों पर वोट डाले गए थे। आज दूसरा चरण असम का चल रहा है जिसमें 39 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त असम के कोकराझार में मौजूद हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप मंच से अभी देख पा रहे हैं। आपके अपने चैनल ने खास तैयारी आज के दिन की है। आज जब दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है असम और पश्चिम बंगाल में, ऐसे में लाइव तस्वीरें आप बीच में देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद उनका संबोधन भी होगा। लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर जब दाएं और बाएं दोनों तरफ देखेंगे तो समझेंगे कि असम में कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में छाए हुए हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। वोट बैंक को लुभाने की कोशिश भी रही चुनाव प्रचार के दौरान। अब तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हो रहा है और अच्छी खासी भीड़ है। रोहित, तस्वीरें अगर हम देखें तो अच्छी खासी भीड़ यहां पहुंची हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और उधर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी खुद ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान आज हो। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं क्योंकि इससे पहले यासिर जी से बात हो रही थी और वो जीत के जोश की बात कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी की जीत के परचम की बात कर रहे थे। नीरज राय, हम क्यों ना कहें कि ममता बनर्जी आज सुबह से नजर नहीं आ रही हैं। ममता बनर्जी आपका इंतजार सभी को है, पश्चिम बंगाल के लोग भी देखना चाहते हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अगर सुबह 7 बजे जाकर वोट डालते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी बात हो रही है, वो जीत को लेकर दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी कहाँ है? मैं पूरा प्रकरण पे आपको स्पष्टीकरण दे देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले देखा जाए जब चुनाव की प्रक्रिया सबसे पूरे फोकस कहाँ पे, नंदीग्राम हम जीतेंगे तो बंगाल जीतेंगे। इनका एजेंडा है कि हम विकास लाएंगे और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी बोलती है, हम भी बोलते हैं कि भाई बंगाल की जनता बड़ी समझदार है। तो समझदार अगर जनता है तो ये जानना चाहेगी कि अगर जिन जिन प्रदेशों में आपकी डबल इंजन की सरकार रही, हरियाणा, आपके छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, 2018 में जनता ने क्यों नकार दिया और 19 में महाराष्ट्र में क्यों नकार दिया। अब ये बोल रहे हैं कि विकास देंगे ही देंगे। आप एक जगह का नाम बता दीजिए जहां पर आपने बंगाल से बेहतर काम किया हो, उत्साह। अब आइए शुभेंदु अधिकारी, क्या शुभेंदु अधिकारी है वही शुभेंदु अधिकारी हैं। जनता जानना चाहती है इस चीज को कि जो बोलते थे कि 50 साल तक ममता जी को कोई हरा नहीं पाएगा और किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ममता बेगम है, मिनी पाकिस्तान बनाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने की जरूरत है, जनता पूछ रही है, टीएमसी का एक नेता नहीं पूछ रहा है कि जो शुभेंदु अधिकारी 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, ये तो आप बताएंगे ना। जो शुभेंदु अधिकारी ममता को दीदी दीदी कहते थकते नहीं थे, आज बेगम और बानो क्यों कहने लगे, क्यों टीएमसी से अलग हो गए? मैं बता रहा हूँ क्यों होने लगे। अभी आप पूरा होने दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी 19 में शुभेंदु अधिकारी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और तमाम चीजों से नवाजती रही। अब अपने खेमे में लेकर किस तरह से जनता के सामने जाने की बात कर रही है। अगर इनको अपनी जीत पे आश्वस्त होते तो 500 से ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल नेताओं की टीम नहीं उतारनी पड़ती और ममता बनर्जी नहीं दिख रही हैं। वहां पे जनता चुनाव लड़ती है। अकेले ममता बनर्जी इनके 500 स्टार प्रचारक जो कि नेशनल और इंटरनेशनल पड़े हैं, सबको मात दी हुई है। तो यह चीजें जनता पूछती है भारतीय जनता पार्टी से कि विकास का कौन सा डाटा आप देना चाहते हैं, कौन सा मॉडल आप क्या बोलना है, कौन सा मॉडल आप बताएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास लिस्ट जाती है, मैक्सिमम 40 लोग स्टार प्रचारक होते हैं, बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। सर तीन बातें कर रहे हैं क्योंकि उनकी बहुत सामने दिख रही है। बंगाल में ये चुनाव हार रहे हैं और ये जो कहते हैं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ने क्यों साथ छोड़ दिया। जो शुभेंदु अधिकारी कल तक दीदी दीदी कह रहे थे, अचानक से क्यों छोड़ा, अचानक से बना दीजिए। आपने वोट दर्शाती है कि बीच में उछल कूद करते हैं, जवानी की दुखती रंग को छेड़ो तो ये कूदना शुरू करते हैं। इनके अंदर सहनशीलता नहीं है, अपने भी बोलेंगे, दूसरा बोलेगा उसमें भी कूदेंगे।
ये जा रहे हैं बंगाल जीतने, देश को सत्यानाश करके रख दिया है और बंगाल जीतने जा रहे हैं। अरे जीतने का हम युद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। मेरे साथ ज्योतिता बासु भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बंगाल की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझती हैं। ज्योतिता, मैं एक चीज आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि बंगाल में, पूरे बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन जब नामांकन होना था ममता बनर्जी का, उस दौरान 3 दिनों तक ममता बनर्जी ने कैंप किया और किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। मंदिर गई थी ममता बनर्जी, वो एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर यह है कि पिछले 5 दिनों से ममता बनर्जी ने वापस नंदीग्राम में कैंप किया हुआ है, जबकि टोटल 30 सीटों पर चुनाव है। सवाल ये उठ रहा है कि 29 सीटों को छोड़कर फोकस सिर्फ ममता बनर्जी के नंदीग्राम पर ही है। ये क्या दिखाता है? ये तो थोड़ा तो गड़बड़ लग रहा है ममता बनर्जी के लिए सीट। और इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो कि पिछले हफ्ते जो फोन कॉल गया था और उसको डिनाई नहीं किया गया है, फोन कॉल गया था ममता बनर्जी की तरफ से वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ कि तुम वापस आ जाओ, वापस नहीं, वो तो हमारे लिए काम कर दो। ऐसे कॉल जब चीफ मिनिस्टर करती है तो लगता है थोड़ा बहुत तो कुछ गड़बड़ है नंदीग्राम में, क्योंकि वो तो एक्चुअली शुभेंदु अधिकारी परिवार जो है उसका पूरा टर्फ है, वो पूरा टर्फ है, उसमें से उधर से उनको हटाना काफी मुश्किल है। तो हाँ, लेकिन ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, मोस्ट पॉपुलर लीडर है बंगाल का, ये फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर को उधर बेसिकली एक जगह पे रोक दिया गया है, कैंपेनिंग वो कर नहीं सके दूसरी जगह पे, क्योंकि आज तो और भी एक तो सीट नहीं है, एक सीट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन है तो और 29 सीट, और वो तो एक हारे, कोई भी हारे और कोई भी जीते, शुभेंदु अधिकारी हारे या ममता बनर्जी हारे, अल्टीमेटली नंबर तो पूरा डिसाइड होगा 30 में। उधर थोड़ा सा लगता है कि ममता बनर्जी को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो 29 सीट में लास्ट जो फाइनल पुश जो देते हैं वो दे नहीं पाया। वो खुद का ग्राउंड बचाने के लिए उधर जाके उनको अभी रहना पड़ रहा है। यही बात है नीरज राय, 5 दिनों तक एक ही जगह कैंप, जबकि पुश की जरूरत थी बाकी 29 सीटों पर भी, लेकिन ममता बनर्जी तो नंदीग्राम में डेरा डाले नहीं। बिल्कुल, वो वहां से प्रत्याशी हैं। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान और मिथुन चक्रवर्ती प्रत्याशी नहीं है वहां से। ममता बनर्जी प्रत्याशी हैं। वो अपना इस तरह से चुनावी प्रक्रिया को चलाने का काम करती हैं, उनको बखूबी पता है। अब देख भी रहे हैं कि हर सीटों से संबंधित वो पड़ी हुई है। अभी मोहतरमा ने बोला भी है कि ममता बनर्जी मोस्ट पॉपुलर नेता हैं, और आज से नहीं है, आज से वो बचपन से संघर्ष करके आई है, तो जन जन की आवाज तो यही तो कह रही हैं, वो यही तो कह रही हैं कि पॉपुलर नेता है, आपको बाकी 29 सीटों पर भी इस्तेमाल करना चाहिए था। आप एंड टाइम पर 5 दिन एक ही जगह कैंप करे रहेंगे तो फिर ये क्या दिखाएगा? तो वो हमारी अपनी रणनीति है। इस पर तो भाजपा को या जो हमारे विश्लेषक हैं उनको अपनी रणनीति के साथ वो बात कर सकते हैं, वो हमारी रणनीति है। तो वहां पर हम प्रत्याशी हैं तो 5 दिन। अब रही बात शुभेंदु अधिकारी की, तो शुभेंदु अधिकारी जो 4-in-1 फैमिली है, 4-in-1। अच्छा, ये गोत्र बताना भी उसी रणनीति का हिस्सा था क्या? गोत्र बताना भी उसी रणनीति का हिस्सा था? वो भाजपा की रणनीति का होता है कि जब गोत्र तो ममता बनर्जी बता रही है, इसमें भाजपा की क्या रणनीति है? मैंने ममता बनर्जी की व्यक्तिगत था, वो सुनिए, बड़े व्यक्तिगत है, वो भाजपा की रणनीति का हिस्सा होता है कि जब जब चुनावी प्रक्रिया में वो डाउन बनाते हैं तो कूद जाते हैं हिंदू और मुसलमान पे। उनकी राजनीतिक दुकान के हिस्सा होते हैं हिंदू मुसलमान, और धर्म के प्रचार के लिए, भगवान के नाम को नहीं, अपने राजनीतिक विस्तार के लिए भगवान के नाम को बेचने का काम करते हैं। हम वहाँ मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं। अब बार बार आपके भी चैनल पे मैं आग्रह किया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के गोत्र किसने बताया, ये बताइए। अरे जो भाजपा की रणनीति कैसे हो गई? नहीं, अगर मैं हिंदू हूँ तो भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं खुद बताऊंगा कि मैं हिंदू हूँ? ये बताइए। गोत्र किसने बताया? ममता बनर्जी ने बताया कि नहीं बताया मंच से? तो वो भाजपा की रणनीति कैसे हो गई? अरे तो वो गोत्र जिस गोत्र की है तो बता दें, तो दिक्कत इसमें भाजपा नहीं, इससे पहले ममता बनर्जी ने ऐसा कभी किया नहीं, तो ये इससे पहले तो कभी नहीं बताया, या बीजेपी की स्ट्रेटेजी पसंद आ गई? यही तो हो गया, यही हो गया, सुन लीजिए, यही तो तकलीफ हो गया कि भाजपा को समझ में आ गया, यही समझ में आ गया भाजपा को कि नौटंकी जो करती है। इस वक्त सीपीआई की तरफ से विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी हम जोड़ लेते हैं इस डिबेट में। विवेक जी, चर्चा नंदीग्राम को लेकर बहुत ज्यादा हो रही है, पश्चिम बंगाल में चर्चा टीएमसी और बीजेपी को लेकर खूब हो रही है। आप लोग कहाँ हैं सर? अंदर खाने की खबर यह है कि आपने टीएमसी को सपोर्ट दे दिया है क्या, कि किसी भी तरह से बस बीजेपी को हराना है? बिल्कुल नहीं, लेफ्ट ने कभी भी तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट नहीं दिया है, और वो हमारे पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं और पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी रहेंगे। हम लोगों का अपना मोर्चा है कांग्रेस के साथ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ,
हम उसके तहत लड़ रहे हैं। नंदीग्राम में भी आईएसएफ ने बहुत अच्छी रैली करी। उसके पहले ब्रिगेड ग्राउंड में सबसे बड़ा जमावड़ा हमारा था। नरेंद्र मोदी जी की रैली भी ब्रिगेड ग्राउंड में हुई, लेकिन हमारे बराबरी की नहीं हुई। तो ये होता है कि लेफ्ट की राजनीति के अंदर चेहरे इतना माने नहीं रखते हैं। जैसे 2004 के अंदर यूपीए की सरकार बनवाई, अटल बिहारी वाजपेयी को हमने हरवाया और लेफ्ट के समर्थन से केंद्र में सरकार खड़ी हुई। उसको छोड़ दीजिए, अभी प्रेजेंट में आप लोगों ने क्या किया और क्या कर रहे हैं? आइडियोलॉजी की बात बता रहा हूँ। आइडियोलॉजिकली फेसेस डोंट मैटर, पॉलिसीज मैटर। आपकी क्या पॉलिसी है, हम डेवलपमेंट के प्लान पे लड़ेंगे। बाद में कौन बनेगा नहीं बनेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, वो बात की बात होती है। पहले हर पार्टी को बताना चाहिए कि आप खड़े किस चीज के लिए। ठीक है विवेक जी, बाकी सभी मेहमान साथ में बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज जो है आज फोकस नंदीग्राम पर सबसे ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि बंगाल की राजनीति की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। जो तस्वीरें आ रही हैं ग्राउंड से वो भी आप तक पहुंचाएंगे।